Hello students, welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 CLAT and other law entrances। तो आज अपन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक ये है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, कि हाउ टू स्कोर 25+ इन लीगल रीजनिंग। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि कैसे लीगल रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। अब क्यों हम लीगल रीजनिंग पे स्ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि लीगल रीजनिंग एक टाई ब्रेकर होता है। तो अगर आप क्लैट का एग्जाम में अगर मान के चलिए दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क आ जाते हैं, विच इज लेट्स से 95, तो जो पहला टाई ब्रेकर होगा वो होगा लीगल के बेस पे। तो आपका लीगल रीजनिंग में कितने मार्क्स हैं, दैट विल डिसाइड कि आपका स्कोर क्या होगा, राइट। सो बेसिकली अगर ए और बी स्टूडेंट्स के मार्क 95 आते हैं, अगर मेरे लीगल रीजनिंग में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बी, तो देन आई विल बी प्रेफर्ड अ सीट, राइट। सो इसीलिए लीगल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली हैं विच इज़ प्रैक्टिकल ऑल्सो। मैं आपको समझाऊंगा भी कैलकुलेशन के साथ कि इसको कैसे करना है। तो लेट्स सी। सो फर्स्ट तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न है, क्या कंसोर्शियम का व्यू है। तो मैंने इसको अलग से आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो वी आर सीइंग हियर लीगल रीजनिंग। जस्ट legal reasoning. So in this case you can see that you will be expected to read passages of around 450 words each. तो roughly आपको जो पैसेज दिए जाएंगे वो 450 words के होंगे and the passage may relate to a fact, situations or scenarios involving legal matters, public policy और मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरी। तो यहाँ पे तीन एस्पेक्ट बताया है कि लीगल मैटर हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस हो सकते हैं और मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज हो सकती हैं। तो दीज आर द थ्री थिंग्स। यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज। सो पर से बाय डिफ़ॉल्ट कंसोर्शियम हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम कोई लीगल नॉलेज लेकर आएँ, but it is very important that we shall know about the different aspects of the legal knowledge, including all the basic subjects or the major law subjects, right? Like there's a constitution, there's a contract, torts and many more, right? So ये हमें पता होना चाहिए, although ये हमसे डिमांड नहीं कर रहे हैं, दिस दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस दैट we should know this. So then if we'll move ahead, you will benefit from a general awareness of a contemporary legal and moral issue. This is very very important. हमें contemporary legal issues पता होने चाहिए. There are multiple amendments coming into the picture और ये सारे हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए का एज इन की नहीं, हमें रटा होना चाहिए, हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट आए हैं, कब पास हुए हैं, क्या सिस्टम रहा है उनका, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। Each passage will be followed by a series of questions that will require you to do different things. तो इसको मैंने आपके लिए और एकदम easy way में ब्रेक डाउन किया है, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ओके, सो रीडिंग पैसेजेस, जैसे मैंने बताया कि देर आर 450 वर्ड्स। टॉपिक विल इंक्लूड लीगल सिचुएशंस, पब्लिक पॉलिसी, और ये हमने डिस्कस किया, नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ऑफ दिस करंट लीगल एंड मॉरल इश्यूज आर रिक्वायर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब मैं इस पर क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप प्रीवियस 3 ईयर्स का पेपर देखोगे स्पेसिफिकली, जैसे 24, 23, 22, तो इसमें कई सारे मिसलेनियस लॉ। अब मिसलेनियस लॉ क्या होता है? मिसलेनियस लॉ का मतलब होता है ऐसे लॉज जो रिसेंट ट्रेंड में चल रहे हैं, राइट, मतलब जो कि मेजर लॉज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन बॉन्ड की बात अभी बहुत ज़्यादा चली। आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा मैटर चल रहा था इलेक्शन बॉन्ड्स को लेके, कि इलेक्शन बॉन्ड्स सही है नहीं है, क्योंकि उसमें एनोनिमिटी मेंटेन होती है। तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड रूल से क्वेश्चन आए हैं, देन सरोगेसी लॉ से क्वेश्चन आए हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे जो लॉज हैं, दिस आर द माइनर लॉ, ये कोई एक मेजर लॉ का पार्ट नहीं होते कि भाई ये क्रिमिनल लॉ से आ रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो इसलिए ऐसे लॉज से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट जो है प्रेस एंड रजिस्ट्रार बिल से भी क्वेश्चन आया है, जो कि पीरियोडिकल रजिस्ट्री का बिल है। तो ये सारी चीज़ें जो एक जनरल तौर पे आपको नहीं पता होगी, क्योंकि हमें, आप कहीं भी जाएंगे आपको ये नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज़ मिलेगी कि मैं आपका लीगल और करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे जिससे आपको
काफ़ी एडवांटेज होगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप पे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लेट्स से आप जो है ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसा कि है फर्स्ट रीड, तो हमें रीडिंग पे बहुत ध्यान देना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स। तो बेसिक्स यानी कि जैसे मैंने बताया कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर होते हैं, राइट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, टॉर्ट्स है, फिर हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, राइट, आईपीआर है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब कुछ बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मतलब उसका भी बेस, नॉट दैट कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फंडामेंटल राइट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस क्या है, ऑफर क्या है, राइट, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सब कुछ बेसिक है। आईपीसी का हमें पता होना चाहिए, क्रिमिनल लॉ में डिफेंस क्या होता है, मर्डर का क्या डिफेंस है, और भी लाइक दिस देयर आर मेनी बेसिक थिंग, तो वो हमें पता होना चाहिए। देन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि यार कंसोर्शियम तो ये नहीं बोल रहे कि हमें एक प्रायर लीगल नॉलेज चाहिए। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अच्छी खासी रीडिंग की है, अगर आपका बेस क्लियर है, तो एज सुन एज यू विल सी दैट 450 वर्ड का पैसेज आप क्विकली उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको एक प्रायर नॉलेज है। अब कंसोर्शियम किस माइंडसेट से बता रहे हैं कि भाई अगर आप अचानक से आपका मन होता है कि भाई मैं क्लैट दे देता हूँ, तो भी आप दोगे, तो आपको मे बी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन शायद इतना कॉम्पिटिटिवली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कर लोगे समहाउ। लेकिन व्हाट वी वांट एनएलएस बैंगलोर, वी वांट नालसार, उसके लिए हमें एक हार्डकोर प्रिपरेशन चाहिए, हम एक हर सिचुएशन में सेल थ्रू कर सकें ऐसी प्रिपरेशन चाहिए, और उसके लिए हमें ये करना ज़रूरी है। अब आपने रीड कर लिया। सेकेंड होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये होती है कि आपको अब समझना पड़ेगा। हमने एक होता है रोट लर्निंग, कि भाई आपने रट लिया इसको, वो नहीं करना है। आपको उसका बेस समझना है कि भाई फंडामेंटल राइट क्या होता है, कैसे अप्लाई करेगा। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, तो ये नहीं कि आपने रट लिया भाई आर्टिकल 19 जो है 1A अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। नो, हमें समझना है कि उसकी पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। आप वो समझने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमें क्या पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा लीगल करंट अफेयर्स। अब ये इससे कैसे प्रूफ करता है, ये ऐसे प्रूफ करता है कि अभी आपने एक बहुत तगड़ा मैटर देखा होगा, वो मैटर है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो 2019 में आया था, और अभी 2024 में उसे फिर से जो है इम्प्लीमेंट करने की बात चली, और इम्प्लीमेंट हुआ है कई स्टेट्स में। तो यहाँ पे जो बात उठी भाई, ये बात उठी है आर्टिकल 19 को लेके, जब लोगों ने इसमें अपनी आवाज़ उठाई थी, जो कि हमें आर्टिकल 19 में बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब मैंने एक्सप्रेस किया कि ये एक्ट नहीं आना चाहिए, लॉ नहीं आना चाहिए, तो भाई मेरे ऊपर क्या लगा दिया गया, मेरे ऊपर लगा दिया UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो भाई जब UAPA लगा दिया, मेरे ऊपर आपने UAPA लगा दिया, तो UAPA लगाते ही मैं डिटेन हो गया, राइट। तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चली गई। तो हमें रट के नहीं रखना है, हमें इंटर रिलेशन समझना है, और इंटर रिलेशन आपको न्यूज़ से ही समझ में आएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हुई हैं, अभी इलेक्शंस के टाइम हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें उसका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समझना है कि भाई एटलीस्ट हमें समझ में आया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमें उसे प्रैक्टिस करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी हम एक रिसेंट कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अच्छा हाँ ये सिचुएशन इस चीज़ से मिल रही है। तो वो एक प्रैक्टिस आपकी इंटर रिलेट करेगी, हाँ जो मैंने पढ़ा है और अब जो मैं उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को मैच करके, देन इट विल गिव यू अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, राइट। तो उससे आप आसानी से कर पाओगे। तो आप जो है कई सारे पैसेज उठा सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के पैसेज उठा सकते हो, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए आप उनके पैसेज उठाओ एंड चेक करो आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसेज में आपको आते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये भी समझिएगा 2024 में आए हैं कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन मेजरली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक अलग से सिचुएशन बना के दे देगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट लॉ। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए वो सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। फाइनल आता है टेस्ट। अब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, तो अब आपके लिए
टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप टेस्ट कैसे करोगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। यू कैन टेक आवर कोर्स, उसमें हम बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें यू कैन डू प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग अ लॉट ऑफ मॉक्स, राइट। या आपके पास और भी कोई चीज़ है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने से ही समझ में आता है कि हम सही एप्लीकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस सेगमेंट में सक्सीड करें बाय प्रैक्टिसिंग, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्लियरली। तो अब हमारे पास जो है 3 सोर्सेज हैं, ठीक है, 3 सोर्सेज। तो आप देख पा रहे हैं पहला सोर्स क्या है, फर्स्ट सोर्स इज टॉकिंग अबाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने बताया आपको रहनी चाहिए। सेकंड इज अबाउट लीगल करंट अफेयर्स, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब ये क्या है, मैं क्यों से एज अ मेजर सोर्स रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब एक बार हम अपना बेस क्लियर कर लेंगे तो हमें उसके बाद मेजर फोकस अपना डालना है लीगल करंट अफेयर्स में। तो हमें बेस पहले कवर करना है जो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद हमें जाना है लीगल करंट अफेयर्स में। और जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड हैं, तो उसमें आप मान लो आपके कोई नए लॉ आए होंगे, कोई आपका अमेंडमेंट आया होगा, कोई नया रूल पास हुआ है, राइट। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, राइट। स्पेसिफिकली एनीथिंग विच हैज़ बीन हैपनिंग इन पार्लियामेंट हमें पता होना चाहिए। कोई कमिटी सेटअप हुई है, राइट, कोई कमिटी सेटअप हुई है। अभी बात चल रही थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, बहुत जगह आपने देखा होगा कि ईडी के छापे पड़े। भाई अब ईडी क्या होती है, ईडी कौन सी बॉडी है, ईडी कैसे रेगुलेट होती है, ईडी कौन से लॉ से गवर्न होती है, राइट। क्या ईडी के पास पावर टू अरेस्ट है, कब अरेस्ट कर सकती है, किसको अरेस्ट कर सकती है, राइट। बहुत सारे जैसे टाइप्स ऑफ डिटेंशन होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, हमारे आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको, अब आर्टिकल 22 की बात आपको पता चलेगी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ईडी का मैटर आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे लीगल करंट अफेयर्स। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड है आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट जब देंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, आपकी नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है। ऑफन टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्लीकेशन नॉलेज आर सेम। नो, हो सकता है आपको सब याद हो, लेकिन जब एक सिचुएशन आ रही है तो आप उसमें अपना नॉलेज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप हर बार एनालाइज करें, क्या आपका क्वेश्चन गलत हुआ लैक ऑफ नॉलेज से या फिर लैक ऑफ एप्लीकेशन से। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ लैक ऑफ नॉलेज, इसका मतलब ये कि मेरे को भाई आता ही नहीं था, मुझे तो ये क्वेश्चन पता ही नहीं था। लेकिन सेकंड ये होता है कि यार मेरे को पता था लेकिन ये गलती हो गई, शिट। अगर मुझे अब होता है ना, जब आप पेपर सॉल्व करने के बाद उसको देखते होते अरे यार ये तो बन जाता, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो रही है इसका मतलब इट्स ए लैक ऑफ एप्लीकेशन। तो वो आपको सुधारेगा मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो जितने बार आप टेस्ट देंगे और टेस्ट दे के एनालाइज करेंगे, सो इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। सो लाइकवाइज तो हमें 3 चीज़ें करनी है। पहले हमें अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, फिर हमें लीगल करंट अफेयर्स पढ़ना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल अपन 3 ट्रिक्स में कि अपन कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रिपरेशन समझा दिया, सिलेबस समझा दिया, ये सब हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल टिप विद कैलकुलेशन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो, राइट। अब क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक्यूरेसी देखनी है। तो यहाँ पे जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमें 25 प्लस लेके आना है, ठीक है। 25 प्लस लेके आना है। अगर हमें 25 प्लस लाना है, ठीक है, दिस इज अवर टारगेट, हमें 25 प्लस लाना है। तो अब देखो आपके पास हो सकता है 30 या 32 क्वेश्चंस आए, ये बैंडविड्थ है कंसोर्शियम का। अब अगर हमें 32 क्वेश्चन में से 25 लेके आना है, मैं ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि चलो 30 क्वेश्चन आए पेपर में, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप इसमें या तो 28 राइट एंड 2 रॉन्ग कर सकते हो, जिसमें आपका मार्क्स आएगा 27.5, यानी आपने 27.5 आउट ऑफ 30 किया।
या तो आप जो है 27 राइट एंड 3 रॉन्ग कर लेते हो, तो इसमें आपके सीधे सीधे 0.75 मार्क्स कटेंगे, तो अगेन आपका मार्क्स आया 26.25 आउट ऑफ 30। तो अभी भी आप जो है देखो 25 से आप 1.25 मार्क्स आगे हो, राइट। इवन अगर आपने लास्ट जो अपनी वर्स्ट केस सिनेरियो है जो हमें रखनी है वो ये है कि अगर आपने 26 राइट किए एंड 4 रॉन्ग किया तो आपके मार्क्स आएंगे 25 आउट ऑफ 30। तो ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने 28 राइट किए 1 रॉन्ग किया तो आपके मार्क्स आए 27.75। तो मल्टीपल हमारे पास सिनेरियोज हैं। अब इन सारे सिनेरियो में एक चीज़ कॉमन है कि आपको अपना रॉन्ग क्वेश्चन का बैंडविड्थ कम रखना है, ये इस प्रपोर्शन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर आपने 4 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत किए तो आप 25 के नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट से मैं ये 30 के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपने 25 राइट किया और यहाँ पे 5 रॉन्ग कर दिया तो आपके 1.25 मार्क कटे, विच इज़ 23.75। आप 25 से सीधे सीधे 1.25 मार्क्स नीचे चले गए। दिस शुड नॉट हैपन। तो हमें जो मैक्सिमम हम रॉन्ग कर सकते हैं वो रॉन्ग कर सकते हैं 4। और इसी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब मान के चलो 30 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 5 पैसेजेस और लेट्स से 6 पैसेजेस, ठीक है। अब आपको हमेशा पेपर शुरू होते ही आपको कम से कम आपको 45 सेकेंड्स ओनली 45 सेकेंड्स ओनली आपको स्पेंड करना है टू चेक वेदर यू नो दिस पैसेजेस और नॉट। अब मैंने आपको शुरू के स्लाइड में समझाया था कि क्यों आपको रीडिंग करना ज़रूरी है। वो रीडिंग इस समय काम आएगी, आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, क्योंकि आपने इतनी रीडिंग कर रखी कि आपने पैसेज देखा और आप समझ गए कि आपको आता है कि नहीं आता है। आपको पूरा पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक। आपने उसकी कंसेप्ट पढ़ी है, आपने उसके लीगल करंट अफेयर्स पढ़े हैं और आपने उसकी एनालिसिस भी की है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि आपने उस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो आप उस पैसेज को देख के तुरंत वहाँ पे एक डॉट लगा दो पेपर में कि हाँ मैं सॉल्व करूँगा। एज सुन एज यू गो थ्रू द 6 पैसेजेस आपको लगता है कि भाई मेरे जो है कम से कम मुझे 5 पैसेज आते हैं इसमें, तो चलो एक पैसेज को हम छोड़ भी देंगे, राइट। अब ये जो है ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर पेपर टफ आया, ठीक है, पेपर टफ आया तो जैसे हुआ था 2018 में पेपर बहुत टफ आया था और उस समय लीगल होता था 50 मार्क्स का। तो उस समय जो लीगल में हाईएस्ट गया था वो समवेयर अराउंड 37.5 गया था, ठीक है। तो अब आप एकदम रिजिड मत हो जाना कि ओ मेरे को 25 प्लस ही आना है। 25 प्लस हम एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अगर पेपर टफ आया तो हो सकता है कि कट ऑफ 21 चला जाए, लेकिन आप हमेशा कट ऑफ के क्लोज रहोगे, ये हमारा टारगेट है, राइट। अगर ऐसा डिफिकल्ट पेपर आता है कि उसमें 21 लीगल में हाईएस्ट गया तो कम से कम आपका 20.75 होना चाहिए, राइट। तो ये डिपेंड करेगा पेपर टू पेपर। इजी आया तो यू शुड फॉल अराउंड 28 to 30 ऑल्सो, इसलिए 25 हमने एक जनरल बेंचमार्क सेट किया है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम 100% श्योर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट करता है। एवरीथिंग इज अबाउट एक्यूरेसी हियर, राइट। अब मान के चलो किसी ने रॉन्ग गेसेस लगा दिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब किसी ने रॉन्ग गेसेस लगाए, मैंने एक सिचुएशन बताई आपको, उसमें ये होगा कि आप जो है कम से कम 28 राइट करो और 2 रॉन्ग करो, ठीक है। अब किसी ने रॉन्ग गैस लगा दी, उसने 20 मार्क्स राइट किए, 10 रॉन्ग कर दिए। एक और बंदा है जिसने भाई उसने सोचा कि मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा है, मेरे को जितना आ रहा है मैं उतना कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने किया कि भाई मैं 18 ही मार्क करता हूँ, मुझे आ नहीं रहा है, बाकी का मैं छोड़ देता हूँ। तो उसे एकदम 100% पता था कि मेरे को 18 तो आता ही है। तो इसके भाई के मार्क्स आ जाएंगे 18, इस भाई के मार्क्स कितने आएंगे, यहाँ पे आपके कट गए सीधे सीधे 2.25 मार्क्स, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 17.75।
देखो ये 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मे बी ही माइट हैव टेकन 35 to 40 मिनट्स। ये भाई ने 18 क्वेश्चन सॉल्व किए, सिंस ही वाज 100% श्योर अबाउट हिज मार्क्स, इसने टाइम भी कम लिया होगा, ये 0.25 नंबर ज़्यादा भी लेकर आया। और वो जो टाइम इसने बचाया, अगर इसने 18 क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसे 100% आता था, ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट। ये भाई ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए 35 मिनट लेके, इसने 17 मिनट ज़्यादा लिया और 0.25 मार्क भी कम लेके आया। 0.25 में मैं आपको बता दूं कि 0.25 में कम से कम 50 से 60 बच्चे होते हैं मेरिट लिस्ट में, तो यू कैन नॉट इवन टेक रिस्क फॉर 0.25 मार्क्स। इसने 15 मिनट बचाए, इसने 17 मिनट बचाए और 17 मिनट को किसी और सब्जेक्ट में लगा के और ज़्यादा मार्क्स ले आया होगा। सो बी स्मार्ट वाइल सॉल्विंग, बी स्मार्ट। हमें पेपर को अच्छे से जज करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको शुरू के 45 सेकेंड्स देने हैं और उसमें पेपर को जज करना है कि क्या आप पहले सॉल्व करेंगे। अगर आपने नहीं जज किया, मान के चलो देयर इज पैसेज 1 2 3 4 एंड 5, आपने जज नहीं किया, आपने पैसेज 1 से शुरू कर दिया, पैसेज 1 डिफिकल्ट आया था और पैसेज 1 को सॉल्व करते करते आपका मॉरल डाउन हो गया। जैसे ही आपका मॉरल डाउन हुआ, जो सेकंड और थर्ड पैसेज इजी था वो भी आप बिगाड़ दोगे, क्योंकि आप पैनिक स्टेज में आ गए हो। तो जब हम अगर एनालाइज कर लेंगे, आपको पता चल गया देख के कि भाई फर्स्ट तो डिफिकल्ट लग रहा है, लेट मी स्टार्ट विद सेकंड एंड 3, बिकॉज यू आर 100% श्योर इन सेकंड एंड 3, आपका मॉरल बूस्ट हो जाएगा, बोला हाँ भाई मेरे को तो आता है पेपर। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम है। अगर आपने अपना मॉरल अप कर लिया, बूस्ट कर लिया, आप 1 को भी सॉल्व कर जाओगे। लेकिन एनालिसिस नहीं की, 1 से शुरू कर दिया, मॉरल डाउन, 2 और 3 जो आता था वो भी नहीं होगा, 4 5 तो फिर गया। तो पूरी चीज आपके एनालिसिस पे डिपेंड करती। तो ये 45 सेकेंड आपके पूरे पेपर को संभाल के रखेगा। सो बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। सेकेंड है, ये तो हो गया हमें पेपर में कैसे करना है। तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। हमें मिसलेनियस लॉज पे बहुत ध्यान देना है। आप लाइव लॉ और बार एंड बेंच को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं नहीं बोल रहा आप डिटेल में पढ़ो, डिटेल में समझो, जस्ट गो थ्रू द हेडलाइन, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि भाई क्या नया आ रहा है, राइट। मे बी कुछ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड आ रहा हो, जैसे अभी हमारा दिल्ली में भारत मंडपम में इनॉग्रेशन हुआ है, राइट, आर्बिट्रेशन बार ओपन हुआ है। तो लाइक दिस नई नई चीज़ें आती है, कुछ नए नए लॉज आते हैं, वो आप देखो, जो आपको जेनरिक लगता है उठाओ वहाँ से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 32% of legal reasoning questions in the past 2 years were from this segment. So this is very important. मैंने आपको पहले भी बताया कि miscellaneous law से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक सरोगेसी, MTP, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड पीरियोडिकल एंड रजिस्ट्रेशंस बिल। तो ये सारी चीज़ें जो एक जनरल व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, थैंक मी लेटर, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट ट्रिक इज प्रैक्टिस सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस विद इन 35 मिनट्स। आपको ये अपनी स्पीड बिल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा रखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे जो है 18 क्वेश्चंस एक बंदे ने 15 मिनट्स में सॉल्व कर लिए, 30 क्वेश्चन के लिए 35-40 मिनट ले लिया, उसमें 10 और गलत कर दिया। तो हमें वो स्टेज में नहीं रखना है। हम यहाँ पे मॉडल फॉलो करने वाले हैं 28 राइट एंड 2 रॉन्ग का, या मे बी 29 राइट एंड 1 रॉन्ग का, राइट, क्योंकि हमें 25 प्लस लेके आना है। यही माइंडसेट से अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, उसी स्पीड से करोगे, डेडिकेशन से करोगे, तभी मार्क्स आएंगे। आप पहले सुन लोगे नहीं भाई मैं तो कम से कम 10 गलत करूंगा ही, तो आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस में है। इसलिए हमें टाइम देना है प्रैक्टिस में। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ज़्यादा आपका स्पीड एंड एफिशिएंसी स्ट्रांग होगी, राइट। सो दिस वाज ऑल। मैंने काफ़ी सारी आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, और हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, दिस इज़ क्लैट क्लासिक बैच, और इसमें जो है आप एनरोल कर सकते हो, पूरे 80% का ऑफ मिल रहा है। सो यू कैन एनरोल इन दिस बैच, एंड ये बैच चालू होने वाला है जून 27 से। यू कैन सी हियर जून 27 से शुरू होगा। सो दिस विल गोइंग टू बी वेरी नाइस बैच। आई विल बी टेकिंग लीगल एंड करंट अफेयर्स फॉर यू, और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो मैं आपको क्लास के दौरान भी प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। तो it will be very nice if you can join this batch, right? And this was all for today. Stay tuned and I'll see you in the next video. Thank you.